आपकी जो जर्नी रही है ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स सर्विंग एज एन ऑफिसर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बारे में अगर आप हमें बता पाए कि कैसे ये शुरू हुआ और हाउ इज इट गोइंग फॉरवर्ड। कह सकता हूँ कि एक नया आयाम दिया। सर, विकसित भारत के तहत डिजिटल इंडिया को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो जब डिजिटाइजेशन टैक्सेस में आता है, कस्टम्स में आता है, तो उससे एक आईआरएस ऑफिसर की लाइफ मोर चैलेंजिंग बनती है, आसान बनती है, उनका काम बढ़ता है, कम होता है, किस तरह एनालाइज Welcome everybody to Legends with Srishti. Today we have an impeccable legend with us. आज हमारे साथ है मिस्टर शैलेश कुमार सर, 1997 बैच के आईआरएस ऑफिसर. Currently, sir is a commissioner of customs in Delhi. He is also a joint secretary with Government of India. And 2015 में सर को एक्सेप्शनल सर्विस के लिए प्रेसिडेंशियल अवार्ड से भी नवाजा गया है. Sir, we are very honored to have you, and it's actually a brilliant opportunity कि इतने सारे एस्पिरेंट्स को आज मौका मिलेगा आपसे डायरेक्टली सीखने का. थैंक यू. थैंक यू सो मच सृष्टि। थैंक यू सर. सर, हमारा जो इंटेंशन है लेजेंड्स विद सृष्टि का, वो ये कि जो एक्सेप्शनल ऑफिसर्स सर्विस में है, उनके थ्रू हम एस्पिरेंट्स को ये बता पाए कि सर्विस में एक्चुअली क्या काम होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, और उन्हें अपने अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज कल्टीवेट करनी चाहिए जिससे वो एक बेहतरीन ऑफिसर बन सके. ऑल्सो सर, हमारे लिए आप एक लेजेंड इसलिए है क्योंकि एक एक्सेप्शनल ऑफिसर होने के साथ साथ आपने कई सारे स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, और अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी के बियॉन्ड जाकर आपने एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट किया है, विच मेक्स यू अ लेजेंड. So it's again a big honor for us. The first question, sir, I would request from you is कि आपकी जो जर्नी रही है ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स सर्विंग एज एन ऑफिसर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बारे में अगर आप हमें बता पाए कि कैसे ये शुरू हुआ और हाउ इज इट गोइंग फॉरवर्ड. सबसे पहले तो मैं अपनी शुरुआत इस तरीके से करूंगा कि हम में से हर एक आदमी लीजेंड है। मैं अपने आप को लीजेंड नहीं मानता, फॉर द रीजन कि जब आज से लगभग 30 साल पहले की मैं अपनी जर्नी को पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो मैं भी आप लोग जैसा ही एक स्टूडेंट था, अ, जो कुछ सपनों को लेके दिल्ली आया और उन सपनों के साथ एक संघर्ष यात्रा की। और उस संघर्ष को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि हम में से हर एक आदमी के पास ये क्षमता होती है जहां हम पहुंचे हैं। तो अ, अब ये आपका शब्द है लीजेंड, तो मैं इस पे कोई आपत्ति नहीं करूंगा, बट मैं जरूर बताऊंगा कि हम में से हर एक के पास क्षमता होती है। अ, जो मेरी जो जर्नी रही, उस जर्नी को मैं एक रेखीय नहीं मानूंगा। इट वाज नॉट ए यूनिडायमेंशनल। मेरे पिताजी बिहार सरकार में सरकारी सेवा में थे, और अ, मेरा बचपन एक ऐसे परिवेश में गुजरा जहाँ पे मैंने अधिकारियों को देखा था। अ, अ, और पिताजी एक मध्यम स्तर के अधिकारी थे, तो मैंने उनसे सीनियर अधिकारियों को भी देखा था। तो एक तो जिसको मैं बीजारोपण कहूंगा, जो किसी किसी न किसी प्रकार से हम में से अधिकांश एस्पिरेंट्स के साथ होता है, कि जो उनका परिवेश होता है वो उनको प्रभावित करता है। तो उस परिवेश ने, जिस परिवेश में मेरे पिताजी काम करते थे, जो उनके सीनियर अधिकारियों को मैं देखता था, उस वो मेरी प्रेरणा का एक स्रोत रहा। मैं एक छोटी सी कहानी तुमको बताना चाहूंगा। पापा बाढ़ में पोस्टेड थे, और बाढ़ का जो सब डिवीजन है वो बिहार के ओल्डेस्ट सब डिविजन्स में से एक माना जाता है। एसडीओ की जो उसकी कोठी थी, उसका एक विचित्र किस्म का आकर्षण था मेरे मन में बचपन में। आई डोंट नो वेदर इट हैज कल्मिनेटेड समवेयर इन माय जर्नी टू द सिविल सर्विसेज। लेकिन जब मैं 2010 में, हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम किया अपने स्कूल में, अपने 25 साल 10वीं के होने पे, तो एसडीओ ने मुझे घर पे बुलाया था खाने के लिए।
तो मैंने उसको कहा कि इस बिल्डिंग में घुसना हम लोग का एक सपना हुआ करता था। और अभी हाल में ही जो मैं एक बार पुनः बाहर गया था, तो इस बार जो एसडीओ है संजोग से वो यूपीएससी का टॉपर ही है। बिहार से ही जो टॉपर है वही अभी एसडीओ है। इसने पुनः मुझे बुलाया और मैंने ये बात फिर से दोहराई। तो वास्तव में हम जब सिविल सर्विसेज की तरफ आकर्षित होते हैं तो एक सपने के साथ आकर्षित होते हैं। वो सपना आपके परिवेश से आ सकता है। वो सपना आपकी चाहत से आ सकता है। बट कहीं ना कहीं एक रहता है। आ, अब लेकिन उसको कल्मिनेट करने के लिए, फिर उसको फलने फूलने के लिए उचित वातावरण चाहिए। संयोग से बाद में फिर हम पटना आए। हम लोगों ने आसपास के लोगों को देखा, जो हमारे कुछ मोहल्ले के कुछ लोग दिल्ली पढ़ने के लिए आए थे। और मैं सच कहूं तो ये मैं नहीं कहूंगा कि मेरे मन में कोई शुरू से ऐसा था कि मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा। हाँ, हमारे समय समय में बिहार में, या फिर तुम कह सकती हो कि न केवल बिहार बल्कि पूरे उत्तर भारत में सिविल सर्विसेज एक बड़े विकल्प के तौर पे था। आज तुम लोगों के सामने जिस तरीके के विकल्प आ गए हैं, उतने विकल्प हम लोगों के पास नहीं हुआ करते थे। तो हमारे लिए सिविल सर्विसेज में आना एक तरीके से एक नौकरी पाने का प्रयास था। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत देश सेवा की भावना और दूसरी सारी चीजों से ही आकर्षित हुआ था। हाँ, ये जरूर था कि ये एक ऐसी नौकरी है जो एक बड़ा होराइजन हमें दे सकती है। तो उसने मुझे वास्तव में आकर्षित किया सिविल सेवा में आने के लिए। दिल्ली में आने के बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जेएनयू में मैंने पढ़ाई की। और उसने एक मुझे माहौल दिया जिसके जो मेरे प्रवेश का कारण बना। उसने एक तरीके से मुझे ग्रूम किया, बताया कि किस तरीके से मैं तैयारी करूं कि मैं सिविल सर्विस में आ सकूं। तो कुल मिला के ये एक संघर्ष यात्रा थी, जिसमें एक लंबा सफर रहा। मैंने 91 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और मैं 97 में सर्विस में आया। तो ये नहीं था कि मैं पहले अटेम्प्ट में आ गया और वो सारी चीजें आसान रही। मैंने 2 साल पूरी तैयारी की। एमए तक मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं दिया। एमए के बाद मैंने पहली बार अटेम्प्ट देना शुरू किया। पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में मैंने मार्जिनली मिस किया। तीसरे और चौथे अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं रेवेन्यू सर्विस में आया। मेरा रैंक 141 था उस समय। सर्विसेज में सीट इतनी नहीं हुआ करती थी। आज की तारीख में 141 आईएएस की सीट हो रही है। हम लोग के टाइम में हमारे सर्विसेज की मात्र 20-25 सीटें हुआ करती थी। तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस संघर्ष यात्रा में मुझे सफलता मिली। और आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ इस तरीके से। वेरी इंस्पायरिंग जर्नी सर, मतलब जेन्युइनली आपने उतार चढ़ाव पूरी तरह देखे हैं। क्योंकि मेरा भी ये 6th अटेम्प्ट था, अभी हमारा रिजल्ट अवेटेड है। और जब ऐसा लगता है कि फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो सेल्फ डाउट आने लगता है। उस चीज से सर आपने किस तरह से डील किया, क्योंकि आप पढ़ाई में भी अच्छे थे। और जहां तक मुझे याद है कि आपने हिंदी नहीं, हिस्ट्री हिस्ट्री ऑनर्स किया है, राइट? तो हाँ, उसके मैंने हिस्ट्री बाद ऑनर्स किया जी, और उसके बाद मैंने हिंदी में एमए और एमफिल किया। वाह, तो आपने सब्जेक्ट भी चेंज किया। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था सर? मेरा हिस्ट्री और हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट था और अच्छा, मैंने उस टाइम हिंदी दो मीडियम से होते अपनी थे। पढ़ाई। हाँ हाँ, हमने हमारे टाइम में मैंने एग्जाम हिंदी मीडियम में क्रैक किया था। ये एडिशनल अचीवमेंट है सर, क्योंकि आजकल ज्यादातर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का नहीं, डोमिनेशन हमारे है। टाइम में भी इंग्लिश मीडियम वाले ही थे। हम लोग हिंदी अच्छा, मीडियम वाले सिलेक्टेड फ्यू थे। बट हम आए और हमने बताया कि हिंदी मीडियम से भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। हम किसी से कम नहीं। हाँ। सर तो कैसे आपने अपने मनोबल को बनाए रखा, सेल्फ डाउट और फैमिली एक्सपेक्टेशंस को कैसे आपने डील किया? देखो, जहां तक फैमिली एक्सपेक्टेशंस की बात है, वो मैं इस मामले में थोड़ा सा सौभाग्यशाली रहा कि पिताजी ने एक ही चीज कही कि देखो, तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और हमारा कोई दबाव ना मानो।
ये ना सोचो कि यदि तुम्हारा यूपीएससी में नहीं हुआ तो मैं क्या सोचूंगा। तो एक परिवार के तरीके से एक समर्थन था जिसने अतिरिक्त दबाव नहीं लाने दिया। आज की तारीख में अतिरिक्त दबाव मैं देखता हूँ कई बार नुकसानदायक भी होता है। लेकिन वो सेल्फ जो दबाव होता है, अतिरिक्त दबाव, देखो बाहर का दबाव, यदि तुम यूपीएससी जैसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो बाहर का दबाव बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। तुम्हें अपना अंदर का दबाव जो है वो नियंत्रित करने आना चाहिए, क्योंकि वो वही वही मेन टूटन होती है। अ, मेरी एक अच्छी आदत थी, उसको अच्छी आदत को मैंने अभी तक बना के रखा है कि मैं डायरिया बड़ा रेगुलर रेगुलर तौर पे लिखता था। मैंने 10वीं से डायरी लिखने का क्रम रखा था, और संयोगवश मैं अभी तक उसको कंटिन्यू किए हुए हूँ। तो मैं जब भी ऐसे मौके आते थे कि जहाँ पे मुझे लगता था कि मैं चूक रहा हूँ, तो मैं डायरियों की शरण में जाता था। मैंने अपने आप को लगभग हर सप्ताह एनालाइज किया, हर महीने एनालाइज किया, और हर एग्जाम के बाद एनालाइज किया। तो मुझे अभी भी लगता है कि जो तुम्हारा सेल्फ एनालिसिस है, जो तुम्हारी आत्मावलोकन की प्रक्रिया है, वो इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण काम करती है। और उसमें आदमी को ईमानदार होना चाहिए। मैंने इस बात को महसूस किया बड़ी शिद्दत से कि यदि आप अपने आत्मावलोकन में ईमानदार हैं तो आप सफलता प्राप्त करते हैं। यदि आप अपना आत्मावलोकन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक ही चल रहा है, तो फिर समस्या आती है। तो मुझे लगता है कि जो तुमने सवाल किया उसका उत्तर यही था कि मैं बड़े रेगुलर इंटरवल पे अपने आप को एनालाइज करता रहा। और इसी के कारण से मैं जहाँ पे, जैसे पहले अटेम्प्ट में मैं 13 नंबर से मिस किया, उसमें मेरा एक पूरा का पूरा क्वेश्चन छूट गया था। ये लगभग लगभग उस क्वेश्चन को मैंने 10 मिनट दिया था, क्योंकि वो मैंने पहले क्वेश्चन को मैंने लगभग 1.5 घंटे दे दिए थे। तो फिर मैंने एनालाइज किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आई हैव टू गिव इक्वल टाइम टू ऑल द आंसर्स। तो पहला एनालिसिस मुझे ये लगा, तो हाँ लगा कि हाँ भाई चलो ये है। दूसरी बार जो है मैंने 9 नंबर से मिस किया मेंस। उस बार मेरा जीएस का एक पेपर बहुत बुरी तरीके से गया था। मुझे समझ में आ गया कि मैंने ऐसे एरिया को कवर करने की कोशिश की थी जो मेरा फोर्टे नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, जहाँ जो मेरा मजबूत पक्ष है मैं उस पर कंसंट्रेट करूंगा, यदि कुछ कमजोरी है तो ठीक है वो साइड में रहेगी। तो ये इसी तरीके के हर एक आदमी का अपना एनालिसिस होगा। और मैं मानता हूं कि यदि कोई एक अपने आत्मनिरीक्षण में ईमानदार है तो जरूर उसको सफलता मिलेगी। आई डेफिनेटली एग्री विद यू सर, क्योंकि अपनी जर्नी में मैंने भी यही देखा कि आजकल वो काफी फेमस है स्वॉट एनालिसिस करके, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। तो जब हम खुद अपना एनालिसिस करते हैं तो वो सबसे क्या कहते हैं, निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट इमेज लाता है, क्योंकि हम अपने आप को बेस्ट जानते हैं। हमें पता है कि कहाँ हमें मेहनत और करनी चाहिए थी, कौन सा चैप्टर हम छोड़ के गए, राइटिंग स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, रिवीजन एक बार और होना चाहिए था। और वो हर अटेम्प्ट में मुझे भी पर्सनली काफी हेल्प किया। तभी मतलब 2 बार इंटरव्यू बैक टू बैक, और पहले इंटरव्यू के बाद ऐसा लगता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, और फिर फाइनली जब पीडीएफ में नाम ढूंढ रहे हो और नहीं दिख रहा है, और फिर पता है कि कुछ दिनों बाद फिर से प्रीलिम्स है। तो एक नोटबुक मैंने बनाई हुई थी, उसमें मेरी गलतियां कि मैं अक्सर कौन सी चीज गलत मार्क कर रही हूँ, या ओएमआर फिल करते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए, उन चीजों को लास्ट मिनट पे रिवाइज करने से आई वुड से कि क्रेडिट उसको जाता है कि खुद जो एनालाइज किया था उसी को पेपर में, वही पेपर में याद रहता है जो हमने खुद ही ढूंढा है अपने बारे में, और वही फिर काम आया। सर, कमिंग टू मैं आईआरएस। इसमें एक छोटा सा तुमको, आई जस्ट वांट जी टू ऐड यू, जी जी मैं अपने प्लीज। बच्चों को भी बताता हूँ। मैं जब एग्जाम दे के आता था तो मैं उसके 1 घंटे के भीतर जो भी आंसर लिखा है मैंने उसके बगल में नंबर लिखने की याद रखी थी कि मेरे हिसाब से यदि मैं एग्जामिनर रहता तो मैं कितना नंबर देता था। यस। और तुम विश्वास नहीं करोगी, मेरे प्लस एंड माइनस 10 से ज्यादा किसी अटेम्प्ट में नहीं आया, सिवाय कि जिस अटेम्प्ट में हुआ उस अटेम्प्ट में मुझे ऐसे में इतने नंबर आ गए कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि उतने नंबर आएंगे। वो 150 से ऊपर नंबर आ गया, विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड। तो बट मैं ये मानता हूं कि यदि आप अपने एनालिटिक्स में ईमानदार हैं हम्म। तो आप जानते हैं कि कहाँ पे आप चूक कर रहे हैं। डेफिनेटली सर।
ये आई डेफिनेटली एग्री विद यू। इनफैक्ट मेरे को लग रहा है सर ऐसे में आपको पूरे सालों की, इतने सालों की मेहनत के मार्क्स उस अटेम्प्ट में एक साथ मिल गए। सर आईआरएस पे अगर हम आते हैं तो क्या एक टिपिकल डे कैसा रहता है एक आईआरएस ऑफिसर का, स्पेशली जब सर्विस नई नई शुरू हुई देखो, आईआरएस की दो विंग्स हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस की। पहले जो है इनकम टैक्स की जो विंग थी उसको आईआरएस बोलते थे। बाद में हमारी जो सर्विस, जो जिस सर्विस में मैं हूँ, उसको आईसीईएस बोलते थे, इंडियन कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज सर्विस। 2015 में जाके नाम चेंज हो गया और वो आईआरएस आईटी है। और जो उनकी दूसरी विंग हमारी सिस्टर विंग ही है, दोनों हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर में ही आते हैं। तो जो मैं बताऊंगा जो कस्टम और जीएसटी सर्विस के बारे में तुम्हें बताऊंगा, अ, यद्यपि ब्रॉडली वो इनकम टैक्स के बारे में भी लागू होगा, क्योंकि हम लोग सिस्टर डिपार्टमेंट्स हैं और एक तरीके का टैक्सेशन का ही काम देखते हैं। सो एक सर्विस के तौर पे जो रेवेन्यू सर्विस है, वो उसका मूल काम सरकार के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करना है। अब वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम है, वो टेक्निकल काम है बेसिकली एक तरीके से, क्योंकि उसमें तुम्हें टैक्स का असेसमेंट करना पड़ता है। टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू ली गई है, उस वैल्यू की एग्जामिनेशन करनी पड़ती है। और उसके हिसाब से यदि कहीं पे टैक्स की चोरी हो रही है तो उसको पकड़ने का प्रयास करना पड़ता है। तो इसके लिए अलग अलग मेथड बनाए गए हैं। कुछ ऑडिटिंग होती है, कुछ इंस्पेक्शन होता है, कुछ प्रिवेंटिव ऑपरेशंस होते हैं, कुछ एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज होती है। तो एक सर्विस के तौर पर रेवेन्यू सर्विस, चाहे वो इनकम टैक्स रहे या कस्टम्स एंड जीएसटी रहे, एक वाइड स्पेक्ट्रम प्रदान करती है सिविल सर्विसेज में। ये अपने मुंह में या मिट्टू बनने वाली बात होगी, लेकिन मेरा मानना है कि कस्टम्स और जीएसटी के पास जितनी सेवा के जितने क्षेत्र हैं, उतने आईएएस के अलावा शायद किसी और सर्विस के पास नहीं है। आईएएस के पास चूंकि मल्टी डायमेंशनल है, तो उनके पास है। बाकी सेवाओं में उस तरीके का विस्तार नहीं दिखता है। जैसे हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर रैंक तक हम लोग यूनिफॉर्म सर्विस हैं। मतलब यू आर बियरिंग द यूनिफॉर्म लाइक द पुलिस सर्विस। यदि तुम जीएसटी साइड में हो तो खाकी यूनिफॉर्म रहेगी, यदि कस्टम साइड में हो तो व्हाइट यूनिफॉर्म रहेगी। हमारे पास नारकोटिक्स का भी डिपार्टमेंट है, जो जितने भी प्रोडक्शन का कंट्रोल जो है, नारकोटिक्स कंट्रोल के तौर पे वो हमारा डिपार्टमेंट ही देखता है। इसके अलावा जो हमारे पास बहुत सारे एलाइड एक्ट्स जो हैं, उनको इन्फोर्स करने की पावर है, जिसमें वाइल्ड लाइफ से के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, ब्लैक मनी के प्रिवेंशन से रिलेटेड है। देर आर मोर देन 50 एक्ट जिसको हम इनएक्ट करते हैं। तो इस तरीके से राजस्व सेवा का जो दायरा है वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि वो अ, सामान्य रूप से शुरू से ही सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को आकर्षित करता रहा है। ये हमेशा से टॉप 5 जो सर्विसेज के सिलेक्शंस हैं, उनमें से सामान्यतः इसको एक सर्विस के तौर पे लिया ही जाता है, जिसमें ट्रेडिशनली आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये नॉर्मल चुनाव की प्रक्रिया है। और इसमें हर एक आदमी का कुछ अपना जो सोच होता है, उसके हिसाब से कोई आईपीएस पहले दे देता है, कोई इनकम टैक्स पहले दे देता है, कोई कस्टम्स दे देता है। जैसे हमारे बैच में जो टॉप रैंकर है, उसको 39 रैंक था। उसको आईपीएस भी मिल सकता था, इन आईएफएस भी मिल सकता था, आईएएस को छोड़ के सारा मिल सकता था। आईएएस अनडाउटली बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट चॉइस नहीं देते हैं। बट उसके बाद की जो सर्विसेज का चॉइस है, वो तुम्हारे व्यक्तिगत सोच पे डिपेंड करता है। अंडरस्टूड सर। सर आपको कभी खलल महसूस होता है कि काश आईएएस बन गए होते? वो फर्स्ट प्रेफरेंस था आपका। देखो, इसका बड़ा मैं एक सीधा उत्तर दूंगा।
अब 27 साल की नौकरी के बाद हमें ये लगता है कि हमारे जो आईएएस मित्र हैं, उनमें से भी जो जो लोग ये सोचते हैं कि हम आईएएस बन गए, उनमें से कई लोग असंतुष्ट हैं। कोई काडर को लेकर असंतुष्ट है, कोई अपनी पोस्टिंग को लेकर असंतुष्ट है। तो जो ये, और देर आर पीपुल हु आर इन पोस्टल सर्विस एंड मोर सेटिस्फाइड देन आईआरएस और आईपीएस और आईएएस। तो जो देखो, जहां तक तुम्हारे चुनाव की बात है, उसके अपने अच्छे और वो तुम्हारी रैंक पे डिपेंड करता है, तुम्हारी सोच पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बार यदि तुम सेवा में आ गई हो, तो उसके बाद ये तुम्हारा अपना विकल्प है कि तुम खुश रहो या दुखी रहो। उसमें सेवा का उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं है जितना कि तुम्हारा व्यक्तिगत सोच का योगदान है। तो एक सेवा में ही हमारे ही बैचमेट हैं जो 50 कमियां बताते हैं, हमारे ही बैचमेट हैं जो मानते हैं कि हमारी सेवा जो है बेहतरीन है। मैं ये मानता हूं कि जो जिस भी सेवा में है, सिविल सेवा से जुड़ी हुई लगभग सारी सेवाएं, मैंने बताया नहीं तुमको, मैं अपने 97 बैच का कोऑर्डिनेटर हूँ। जी। और कोऑर्डिनेटर का मतलब अक्रॉस द सर्विसेज जितने भी बैचमेट्स हैं, हम लोग एक वेबसाइट के माध्यम से जुड़े हुए हैं और मैं उसका सूत्रधार हूँ। तो मैं अपने बैचमेट्स के अक्रॉस द सर्विसेज संपर्क में हूँ, और उसके माध्यम से मैं कह सकता हूँ तुम्हें कि जो सर्विसेज लगभग लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया जाए तो तुमको एक बराबर किस्म से अपॉर्चुनिटी देती है। तो जो भी सर्विस तुम्हें मिलती है, उसमें तुम्हारे पास संभावनाएं हैं, संभावनाओं की कमी नहीं है। अंडरस्टूड सर। सर, इसी को अगर हम आगे लेके जाएं, यूपीएससी ने अब प्रीलिम्स के टाइम पर ही हमसे प्रेफरेंस पूछना शुरू कर दिया है सर्विस का। तो हम्म। जैसा कि आपने कहा कि टॉप 5 में अक्सर एस्पिरेंट्स रखते हैं आईआरएस के। एक सेकंड, एक सेकंड। श्योर। हेलो। हाँ, नहीं भी आऊंगी जी। टॉप 5 में बच्चे आईआरएस को रख रहे हैं, और उसका मुख्य हम्म। कारण यही है कि सोसाइटी में आईएएस आईपीएस आईएफएस को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। लेकिन ऐसे भी कई लोग होंगे जिनका रुझान और कैपेबिलिटी, इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी दोनों आईआरएस के लिए ज्यादा सूटेड है। तो हम्म। अगर कोई ये पॉडकास्ट या इंटरव्यू देख रहा है, तो कौन सी ऐसी क्वालिटीज है या इंटरेस्ट एरियाज है जिनमें अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड है तो उसे आईआरएस अपनी फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस में रखना ज्यादा एडवाइजेबल होगा? देखो, दो तीन चीजें हैं। एक तो कि जो पोस्टिंग वाली जगहों के चुनाव का सवाल है। कई लोग चाहते हैं कि वो मेट्रो शहर में या बड़े शहर में रहें। उनकी व्यक्तिगत समस्याएं भी है या व्यक्तिगत मजबूरियां भी हैं, जिनके कारण से वो शायद रिमोट एरिया में न रहना चाहें। तो लगभग हम लोगों की जो पोस्टिंग्स होती है उनका बहुत मुफस्सिल टाउन में तुमको ग्रुप ए ऑफिसर्स नहीं मिलेंगे, और हायर रैंक पे तो नहीं मिलेंगे, स्पेशली हमारी सर्विसेज में। तो ऐसी स्थिति है कि कमिश्नर के रैंक पे पूरे बिहार में दो ही जगह पोस्टिंग है। या तो तुम पटना रहोगी या तो रांची रहोगी। इवन नॉट इन गया, नॉट इन मुजफ्फरपुर। सो वैसे सिचुएशंस में सर्विसेज के चुनाव में, एक तो कि आप कौन सी जगहें चाहते हैं, वो। दूसरा, अ, जो व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि जिन लोगों को, यद्यपि ये अगेन ये बड़ा ही सब्जेक्टिव असेसमेंट होगा मेरा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जरूरी नहीं है कि इन टेक्निकल सर्विसेज में जिनको इकोनॉमिक्स का या जिनको टैक्सेशन का ज्ञान हो, वही सफल हो। हाँ, उनको एक एडेड एडवांटेज जरूर होता है। एक उनके साथ उनको बैलेंस शीट पहले से पढ़नी आती होती है, हमें बैलेंस शीट पढ़ना सीखना पड़ता है। उनको टैक्सेशन की बहुत सारी एक सिद्धांतिक बातें पहले से समझ में आती हैं, हमें उनको अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीखना पड़ता है। और ट्रेनिंग से भी ज्यादा अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के दौरान सीखना पड़ता है। लेकिन अगेन मैं ये बताना चाहूंगा कि जो इस तरीके का अम, अ, अ, जो स्पेशलाइजेशन वाला विचार है, वो सिविल सर्विसेज में लगभग काम नहीं आता है।
आज की तारीख में तुम देख लो, एक डॉक्टर भी एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बना हुआ है, एक इंजीनियर भी एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बना हुआ है, और एक ह्यूमैनिटीज वाला भी एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बना हुआ है। तो जो ब्यूरोक्रेसी की जो अपनी डिमांड है, यदि आप उसको पूरा करते हैं तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्पत की आपका विषय का ज्ञान। क्योंकि जो विषय का ज्ञान है वो आपको धीरे धीरे काम करते हुए आ जाता है, और कई बार उनसे ज्यादा बेहतर आ जाता है जिन्होंने विषय पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए जो जो तुम्हारे सवाल को मैं इस तरीके से घुमा के देखना चाहूंगा कि आपको चुनाव करते वक्त, सर्विसेज का चुनाव करते वक्त, शायद डोमेन की बजाय आपके अपने एप्टीट्यूड को ज्यादा महत्व देना चाहिए। हो सकता है आप में पुलिसिंग का ज्यादा एप्टीट्यूड हो। अब तुम सोचो पुलिसिंग के लिए क्या रहेगा। लॉ पढ़ना एक मान सकता हूँ कि उसको लॉ इम्प्लीमेंट करना है तो लॉ पढ़ना, लेकिन एक अच्छा पुलिस ऑफिसर जरूरी नहीं है एक वकील एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बन सके। तो वैसे सिचुएशंस में मेरे विचार से तुम्हारी जो अपनी सोच है वो ज्यादा महत्वपूर्ण रखेगी बनिस्पत की तुम्हारा ज्ञान। और वो ज्ञान जो है लगभग सेवाओं में धीरे धीरे काम करते हुए लोग आदमी सीखते हैं। अंडरस्टूड सर। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि आप बताइएगा सही है गलत है, कि अगर हम्म। किसी व्यक्ति को नंबर्स, फाइनेंस, अकाउंट्स, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, कुछ लोगों को जैसे मैथ्स नहीं पसंद होता है, तो उन्हें आईआरएस को हायर प्रायोरिटी पे नहीं रखना चाहिए। ये सही है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँगा। मैं तो टोटल ह्यूमैनिटीज का आदमी हूँ। और मैं हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, इकोनॉमिक्स थोड़ा पढ़ा। लेकिन जो चुनाव सर्विस हमारे हमारे बैच में समझो यदि 10 इंजीनियर हैं, उन्होंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा होगा। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हार्डली 3-4 लोग होंगे। लेकिन उसमें से लगभग सारे लोग अपने अपने ढंग से अच्छा कर रहे हैं। तो यदि हम इसको इस दायरे में बांध लेंगे कि यदि मैं इकोनॉमिक्स वाला हूं या एमबीए वाला हूं तो मेरे लिए ये सर्विस ज्यादा उपयुक्त रहेगी, और ये सर्विस ज्यादा उपयुक्त नहीं रहेगी, तो हम एक एक तरीके से एक फॉल्स कॉन्शियसनेस में अपने आप को बांधेंगे। मेरा ये मानना है कि एक सर्विसेज में आने के बाद आप उन गुणों को ज्यादा बेहतर ढंग से शार्प कर सकते हैं जो आपके पास है। हाँ, मैं अगेन बोलता हूँ, इनकम टैक्स में या हमारी सर्विसेज में यदि आप हैं, यदि आपके पास अकाउंटिंग का ज्ञान है, आपके पास एक एडेड एडवांटेज है, तो टू दैट एक्सटेंट आई एम एग्री विथ यू कि उन लोगों के लिए उन सेवाओं का चुनाव एक ज्यादा बेहतर प्रेफरेंस होगा। बट एट द सेम टाइम अदर पीपुल ऑल्सो who are not from that background should not ignore those services only for the reason that they don't have the background। एक फाइन लाइन है। तुमको एक एडेड एडवांटेज है बिकॉज यू नो इकोनॉमिक्स, यू नो अकाउंटिंग्स, यू नो रीडिंग द बैलेंस शीट। बट वो आदमी जो इसका ज्ञान नहीं रखता है वो पीछे नहीं रहेगा। ही विल लर्न इट ड्यूरिंग हिज सर्विस एंड ही विल परफॉर्म इक्वली बेटर। और ये जो मैं तुमको बता रहा हूँ ये मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर और पिछले 25 सालों में जिन लोगों के साथ मैंने काम किया हुआ है उनके आधार पर बता रहा हूँ। अंडरस्टूड सर। लेकिन अगर किसी को ये सब की नॉलेज है और उन्हें पसंद नहीं है ये काम करना, तो शायद उन्हें आईआरएस को नहीं चूज करना चाहिए। हाँ, एकदम मैं इससे 100% सहमत हूँ कि जो काम आपको अ, व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं। कई बार आदमी सब्जेक्ट का चुनाव ऐसे ही करता है कि ठीक है ये सब्जेक्ट मिल गया हमने ले लिया, बट वो आप अपने व्यक्तित्व में यदि उसको नहीं ढाल पाते हैं हम्म, तो बेहतर रहेगा कि उसको एक प्रेफरेंस में नीचे रखें। बिल्कुल सर। अभी हम जैसे प्रमोशंस और पोस्टिंग की बात कर रहे थे आईआरएस में, तो आईएएस और आईपीएस सामान्य तौर पर काफी फेमस है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है उनके काम में। तो आईआरएस में ये किस हद तक सच है? देखो, आईएएस आईपीएस की बात मैं नहीं करूंगा, चूंकि जो सर्विस है मैं उसके बारे में, अपने सर्विस के बारे में ही बता सकता हूँ। कुल मिला के जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है और जो एक सामान्य अनुभव देखने में आता है, अ, राजनीतिक दबाव शून्य, लगभग शून्य रहता है हम लोग के केस में। दोनों सेवाएं एक तरीके से सीधे केंद्र सरकार के
अधीन है, सेंट्रल सर्विसेज में आती हैं। आईएएस और आईपीएस से एक अंतर यही है कि आईएएस और आईपीएस दोनों ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जबकि आईआरएस सेंट्रल सर्विसेज में आती है। तो सेंट्रल सर्विसेज में सीधे सीधे केंद्र सरकार की भूमिका रहती है। और हमें हमारा जो काम है वो तकनीकी नेचर का है, और उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस आर क्वाइट वेल डिफाइंड। डिस्क्रिशन का की संभावना नहीं रहती है। तो वैसे केसेज में राजनीतिक दबाव क्या रहेगा? यदि कोई नियम से जो चीज करनी है वो करनी है। यदि किसी का 100 रुपया का आय है तो उसमें से जो इनकम टैक्स लेना है वो लगेगा, जो उसमें सेल्स टैक्स लगेगा लेना है वो लगेगा। तो जो राजनीतिक दबाव है वो नहीं होता है। सर्विसेज में अपने दबाव, काम के दबाव जरूर होते हैं। कई बार तुम्हारे पास असेसमेंट को टाइम से पूरा करने का दबाव रहता है। कई बार तुमको इन्वेस्टिगेशन को टाइम से पूरा करने का दबाव होता है। वो दबाव तो सर्विसेज में रहते हैं, और हमको उन दबावों के बीच में ही काम करना पड़ता है। और उसी में तुम एक्सेल करते हो। वो दबाव जो है तुम्हारी रूटीन काम का हिस्सा है, और वो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में योगदान देते हैं। डेफिनेटली सर। सर आपने एक पॉइंट अभी यहाँ पे रेस किया था जो काफी एस्पिरेंट्स का डाउट भी रहता है। सेंट्रल सर्विस और ऑल इंडिया सर्विस में अगर आप डिफरेंस समझा पाए तो बहुत हेल्पफुल होगा। तुम्हारी आवाज कट रही है। इस सवाल को जरा रिपीट करना, आवाज कटी है तुम्हारी। जी, सेंट्रल सर्विस और ऑल इंडिया सर्विस में एक्चुअली डिफरेंस क्या है? हाँ, देखो, सेंट्रल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विसेज आती हैं। 2 सिविल सर्विसेज के डायरेक्ट यूपी, जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज हम जिसको बोलते हैं सीएसएस, उसका हिस्सा है आईएएस और आईपीएस। और एक तीसरी सेवा जो है वो यूपीएससी की अलग परीक्षा के द्वारा आती है, वो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यद्यपि उनकी ट्रेनिंग हमारे साथ ही मसूरी में हुआ करती है, उनका जो फाउंडेशन कोर्स है। लेकिन ये 3 सर्विसेज हैं जिनमें यूपीएससी के पास नियुक्ति का अधिकार है, लेकिन उनका जो कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है वो स्टेट होता है। जैसे उन सब में कार्डर एक अलॉटमेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए तुमने आईएएस का चुनाव किया है, आईपीएस का चुनाव किया, तो तुम्हारा एक कार्डर अलॉट हो जाएगा, और उसके बाद वो तुम्हारा मूल कार्डर रहेगा। उससे तुम फिर डेपुटेशन पे सेंट्रल में आ सकते हो, डेपुटेशन पे दूसरे स्टेट में भी जा सकते हो, लेकिन वो तुम्हारा मूल कार्डर रहेगा। केंद्रीय सेवाएं जो हैं, उसके अलावा बाकी जितनी यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्जाम की जो सेवाएं हैं, वो केंद्रीय सेवाएं, वो सीधे केंद्र के नियंत्रण में रहती हैं। और उनमें जो है ऑल इंडिया ट्रांसफरेबिलिटी रहती है। जैसे यदि मैं केंद्रीय सेवा ज्वाइन करता हूं तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि जी मैं बिहार का हूं तो मुझे बिहार में ही रहने दीजिए। मेरी पोस्टिंग चेन्नई में भी हो सकती है, मेरी पोस्टिंग बम्बई में भी हो सकती है, कहीं हो सकती है। तो ऑल इंडिया ट्रांसफरेबिलिटी एक एक है। और दूसरा जो कार्डर कंट्रोल होता है वो सेंट्रल के पास होता है, उसमें स्टेट का रोल नहीं रहता। ये 2 मूल्य अंतर है। सर आईआरएस में फिर कैडर या जोन कैसे मिलता है? और क्या जिंदगी भर के लिए अगर आपको स्टार्टिंग में जो मिल गया है जैसे आईएएस आईपीएस में उसी में रहना पड़ता है या चेंज करने का भी कुछ प्रोविजन है? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि ये ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल सर्विस है, तो उसमें कोई जोन अलॉटमेंट नहीं होता है। हाँ, उसमें जोन जरूर बनाए गए हैं, बट वो जोन केवल ट्रांसफर पर्पसेज के लिए बनाए गए हैं, कि एक जोन में कोई आदमी बहुत लंबे समय तक नहीं रहे, तो उसके लिए बनाए गए हैं। बट कोई किसी को जोन अलॉटमेंट नहीं होता है। हाँ, रेलवे में एक जोन अलॉटमेंट का सिस्टम जरूर है। रेलवे की सर्विसेज में जोन अलॉटमेंट होता है, और वो जोन लगभग रेलवे की सर्विसेज का जो जोन है वो कार्डर से ही मैच करता रहता है। यद्यपि उसमें भी 2 जोन के बीच में ट्रांसफर होता रहता है। आईएएस और आईपीएस में 2 जोन के बीच में ट्रांसफर की प्रक्रिया डीओपीटी के नियमों के अनुसार से चलती है। और वो जटिल और दुरूह प्रक्रिया है, सामान्य रूप से उनका ट्रांसफर नहीं होता है। बट कुछ विशेष स्थितियों में कार्डर अलॉटमेंट चेंज हो सकता है। जैसे कई बार कार्डर बेस्ड मैरिज, जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपकी वाइफ दूसरे कार्डर में है, तो उसके बेस पे आप दोनों का एक कार्डर किया जा सकता है। या कुछ एक्सट्रीम पोजिशंस हैं जिनमें सरकार अलाउ करती है, डीओपीटी में इसके नियम बनाए हुए हैं, और उन नियमों के अनुसार से उनके कार्डर भी चेंज होते हैं। बट हमारे यहाँ कोई कार्डर का कंसेप्ट नहीं है। तो आईआरएस में अगर किसी की पोस्टिंग मान लीजिए बिहार में हुई है तो ऐसा है हम्म। कि मिनिमम
3 साल या कुछ नंबर ऑफ इयर्स उनको वहां स्पेंड करने हैं सर्विस में, या ऐसा कोई मिनिमम लिमिट नहीं है? देखो, मिनिमम लिमिट स्टेशन की नहीं है। मैक्सिमम लिमिट ट्रांसफर पॉलिसीज के द्वारा डाली गई है। लेकिन मिनिमम जो लगभग सारी सेवाओं में जो एक एक तरीके का अनरिटन कोड है कि 2 से 3 साल एक पोस्टिंग्स आपकी रहती है। और विजिलेंस के भी इस संबंध में निर्देश हैं कि आपकी एक पोस्टिंग जो है एक लंबे समय तक न रहे, तो 2 से 3 साल में आपका रोटेशन होना चाहिए। तो कोई ऐसा नहीं है कि तुम कल बिहार में पोस्टेड हो तो तुम अगले 2 महीने अर्जी लगा दो कि मुझे वहां जाना है, फिर अगले महीने वहां जाना है। सामान्यतः एक पोस्ट की अवधि जो है 2 साल, एक मिनिमम अवधि लगभग निर्धारित है। एक्सेप्शनल केसेस में चेंज हो सकता है पहले भी। थैंक यू सर, ये काफी सारे एस्पिरेंट्स का डाउट था, क्योंकि लगता था कि हम्म। कैडर पॉलिसी ही रहता है, या अगर एक जोन में चले गए तो जिंदगी वहां बितानी होगी। ऐसा नहीं है। ये कई सारे एस्पिरेंट्स के लिए रिलीफ की बात है। मूविंग ऑन सर, जीएसटी जब से आया है, तो किस तरह से एक आईआरएस ऑफिसर का रोल इवॉल्व हुआ है? देखो, जीएसटी ने पूरे के पूरे परिदृश्य को बदला है। और बहुत सारी आशंकाएं थी जब हम लोग सर्विस में जिस समय जीएसटी इम्प्लीमेंट हो रहा था कि सर्विस का किस तरीके से करियर ग्राफ रहेगा। लेकिन उस समय भी जो लोग अधिकारी लोग इसको बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए थे, उन लोगों ने एश्योर किया और उनका एश्योरेंस सही साबित हुआ कि इससे नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। हम्म। आज की तारीख में तुम देख रही हो जिस तरीके से जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, और जिस तरीके की जीएसटी में वैकेंसी है, वो अपने आप में सिद्ध करता है कि वो एक सफल सुधार रहा, और उसमें विभाग को भी लाभ प्राप्त हुआ। पहले ये लगता था कि चूंकि हमारा हम जो काम कर रहे हैं वो अब स्टेट के साथ शेयर करेंगे, लेकिन देखने में आया कि स्टेट का काम भी हमारे पास आया। जो स्टेट का जो जीएसटी का जो स्टेट सेल टैक्स का जो असेसी बेस था, वो हमारे साथ शेयर हुआ। तो आज की तारीख में जो हमारा जो असेसी बेस हम जिसको बोलते हैं, जो टैक्स पेयर बेस है, वो काफी बढ़ गया हमारा। और उसके कारण से हमारे काम में एक तो की बढ़ोतरी हुई। दूसरा जो है, जीएसटी ने एक तरीके की समरूपता लाई चीजों को लेके, और उससे एक तरीके से टैक्सेशन की जो तुम कह सकते हो न्यूआंसेज जो थे, वो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम हुई, और उससे सर्विस को बेहतरी मिली। जीएसटी ने एक सर्विस को मैं कह सकता हूँ कि एक नया आयाम दिया। सर, विकसित भारत के तहत डिजिटल इंडिया को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो जब डिजिटाइजेशन टैक्सेस में आता है, कस्टम्स में आता है, तो उससे एक आईआरएस ऑफिसर की लाइफ मोर चैलेंजिंग बनती है, आसान बनती है, उनका काम बढ़ता है, कम होता है? किस तरह बदला है? देखो, इस सवाल को मैं इस तरीके से लूंगा कि जब तुम फील्ड में काम करते हो, जी। तो जिस तरीके का डाटाबेस हम लोग हैंडल करते हैं, उस डाटाबेस में ह्यूमन कैलकुलेशन तो जस्ट इम्पॉसिबल है। हम्म। वो जिस तरीके का नंबर्स है, वो नंबर्स केवल और केवल मशीन लर्निंग के थ्रू ही एनालाइज किया जा सकता है। और पिछले 10 सालों में इस पे बहुत ज्यादा काम हुआ है। इनकम टैक्स में भी और हमारे यहाँ भी बहुत ही स्पेशलाइज्ड विंग बनाई गई, जिनका काम ही केवल और केवल डाटा एनालिटिक्स करके देना है। डीजी आर्म करके हमारा एक विंग है, जो रिस्क असेसमेंट करता है कि कौन सा टैक्स पेयर जांच के दायरे में आना चाहिए, कौन से पेयर टैक्स पेयर्स को हम फैसिलिटेट करें। क्योंकि सरकार का एक मुख्य काम ये भी है कि जो लोग ईमानदारी पूर्वक टैक्स दे रहे हैं, उनको परेशानियों से मुक्त किया जाए। तो ये हम्म। जो जो हमारा काम एक तरीके से जो टेक्नोलॉजी के लीवरेज से आसान हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि ये 90% जो लोग हैं, उनको हमें देखने की जरूरत नहीं है। वो वो हमारे ईमानदार और व्यवस्थित टैक्स पेयर्स हैं। तो फिर हम उनको असेसमेंट के दायरे में नहीं लेके आते हैं। जो 10% टैक्स पेयर्स में भी हार्डली कोई ऐसा रहेगा
जिसको हमको एग्जामिन करने की जरूरत पड़े। तो एक बहुत ही वो क्या होता है कि जब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा काम फैला रहेगा तो तुम फोकस होकर काम नहीं कर पाओगे। ये टेक्नोलॉजी ने हमें फोकस करने की क्षमता दी है कि हम किन जगहों पे अपना ध्यान केंद्रित करें ताकि हम टैक्स इवेजन को सही ढंग से पकड़ सकें, चीजों को सही ढंग से एनालाइज कर सकें। तो इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी का हमारे विभागों के कार्य प्रणाली को व्यवस्थित बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और वो एक हमारा काम उसने कम नहीं किया है, आसान किया है। प्रोसेस को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सीमलेस बना दिया, स्मूथ बना दिया। एकदम एकदम। सर कुछ लोगों का कहना है कि ये जो कंप्यूटर और एआई ये सब आ गए हैं, ये ऑफिसर की जो पावर है, एक जो व्यक्ति है जो एक पद को संभाल रहे हैं, उनकी पावर को डाइल्यूट या कम कर सकता है या कर रहा है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? देखो, ये अप्रीहेंशन हमेशा टेक्नोलॉजी को लेके रहता है। जहाँ तक मशीन की बात है, तो मशीन तुम्हारे पास एक डाटा थ्रो करता है। जी। और उस डाटा को लेके जो निर्णय करने का काम है वो मशीन नहीं करता है। एक्सेप्ट कि जहाँ पे तुमने एक रूल्स बहुत क्लियर कट लिख दिए और बता दिया कि भाई मुझे ये फलाने फलाने रूल्स पे यदि कोई आदमी फॉलो कर रहा है तो मुझे वो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। लेकिन जो जो डाटा थ्रो करेगा मशीन, उस डाटा को एनालाइज करने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। वो मशीन नहीं करेगा। वो मशीन एक डाटा तुम्हें देगा, उस डाटा सेट के बेस पे तुम्हें निर्णय क्या लेना है वो तुम्हें देखना पड़ेगा। एक तो पहली चीज ये समझो। दूसरा, जो डिस्क्रिशन है, जो पावर है, पावर हमेशा यूज के लिए है, मिसयूज या अब्यूज के लिए नहीं है। यदि एक मशीन आपको एक डाटा देती है और उस डाटा के माध्यम से आपको कोई डाटा मिलता है, और तो उस डाटा में यदि आपको मशीन बता रही है कि इसमें संभावना नहीं है चोरी की, तो उसमें से जबरदस्ती खोद के निकालना अब्यूज ऑफ पावर माना जाएगा। वैसे केसेस में मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि मशीन ने हमारे जो सो कॉल्ड डिस्क्रिप्शन है उसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया है। क्योंकि हम जब एक कोई निर्णय लेते हैं तो हम उसके पीछे के रेशनल के बेस पे निर्णय लेते हैं। एक डाटा सेट है मेरे पास जो बताता है कि इस आदमी के असेसमेंट को एग्जामिन करने की जरूरत है। तो जो रेशनलिटी है वो ज्यादा बेहतर ढंग से आई हुई है, ताकि जब हम कर रहे हैं तो हमारा काम ट्रांसपेरेंटली, यदि कल को कोई भी एजेंसी पूछती है कि भाई आपने इस एसएससी को लिया टैक्स, इसका इसका एग्जामिनेशन में लिया और इसका क्यों नहीं लिया, तो हम बता सकते हैं कि इसके कारण से हमने लिया है। सो दैट मेक्स द प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट, मोर विजिलेंट। बिल्कुल। तो मतलब टेक्नोलॉजी ने, डिजिटाइजेशन ने ना तो पावर कम की है ना बढ़ाई है, बल्कि सही जगह पर फोकस की है। और जो लोग फ्रॉडुलेंट टैक्सेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उनको पकड़ना एक तरह से और एफिशिएंट और टाइमली बना दिया है। हाँ, हमें फोकस करके काम करने की क्षमता दी है उसमें। डेफिनेटली। सर मेरे को जो सबसे इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग लगा जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, रिसर्च कर रही थी, जो 2015 में प्रेसिडेंशियल अवार्ड था सर आपके लिए, उसकी जर्नी क्या रही? और क्या आपने फील्ड में या जॉब में ऐसे काम किए जो हमारे साथ आप प्लीज अगर शेयर कर पाए? देखो, हमारे यहाँ ये सर्वोच्च पुरस्कार है। जी। और ये इसको राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को। मैं अपने बैच का पहला ऑफिसर था जिसे पुरस्कार प्राप्त हुआ 97 बैच से। और वो आ, म, कुछ मैं इसको पूर्व जन्म का फल मानूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ जो कोई काम कर रहा था। हाँ, वो एक असाइनमेंट मुझे मिला था जो संयोग से जिसका प्रभार मुझे मिला था। हमारे यहाँ इंटर डिपार्टमेंटल लिटिगेशन के कारण से बहुत लंबे समय तक जो प्रमोशंस हो रहे थे, प्रमोशंस तो हो रहे थे बट वो रेगुलर प्रमोशन नहीं हो रहे थे। और वो एक बहुत लंबे समय तक डेडलॉक पड़ा हुआ था, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया 2011 में। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि इसको टाइम बाउंड मैनर में आप इसको पूरे पूरे प्रोसेस को पूरा कीजिए।
और उस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के हिसाब से हमने लगभग 3 साल यूपीएससी के साथ मिलके बहुत लंबे समय तक लंबित पड़े हुए प्रमोशंस को रेगुलराइज करवाया। सो वो एक मेजर काम था जो शायद बोर्ड को दिखा, जिसमें मेरी भी एक छोटी भूमिका थी। मैं वो एक हमेशा टीम वर्क होता है, कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि मैं अकेला। हाँ, मैं उस समय टीम को लीड कर रहा था, बट ओवरऑल बेसिकली जब तुमको प्रेसिडेंशियल अवार्ड जैसे पुरस्कार मिलते हैं तो तुम्हारा ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाता है। मुझे संयोग से इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस में, डीआरआई में 5 साल, डीजीजीआई में 5 साल, डेढ़ डेढ़ 2 साल लगभग काम करने के लिए मौका मिला। अपने यहाँ प्रिवेंटिव ऑपरेशंस में मैं काफी लंबे समय तक जुड़ा हुआ रहा। तो उनके कारण से जो जो रेवेन्यू के फ्रॉड और जो टैक्स इवेजन के जो केसेस थे वो मैंने काफी डिटेक्ट किए थे, उनमें रिकवरी काफी करवाई थी। जो असेसमेंट का जो मेरा अनुभव था, तो कुल मिला के एक एक कुमुलेटिव निर्णय था। बट उसमें जो उस समय जो तात्कालिक जो कारण कहा जाता है ना, वो तात्कालिक कारण शायद जो है, जो मेरा प्रेसिडेंशियल अवार्ड का जो रहा होगा, जो मुझे लगता है वो रेवलाइजेशन में जो मेरी भूमिका थी वो रहा था। डेफिनेटली वेरी इंस्पायरिंग सर। और आपने बहुत हम्बल वे में सारा क्रेडिट सबको दिया, लेकिन आई थिंक जितना मैं आपको जानती हूँ, डेफिनेटली बहुत ज्यादा मेहनत दिन रात एक करके और इंटेलिजेंस अपनी लगा के मेहनत के साथ आपने ये पुरस्कार पाया है। सर, रेड करना भी एक पार्ट है एक आईआरएस ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल में। कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस रेड से रिलेटेड या कुछ स्मगलिंग रिलेटेड आपको अगर ध्यान हो तो? देखो, मैं सर्विस नियमों से बंधा हुआ हूँ, तो मैं उन सारी चीजों पर तो नहीं जाऊंगा, बट मैं तुमको एक जनरली बता सकता हूँ, जी। एक बिना किसी स्पेसिफिक केस को जी। डील किए हुए, कि हमेशा चैलेंजिंग मोमेंट्स आते हैं, और बड़े मोमेंट्स आते हैं, और करियर के हर मुकाम पे आते हैं। स्पेशली शुरू में तो ज्यादा आते हैं, अब कमिश्नर लेवल पे हम लोग सुपरवाइजरी रोल में आ गए हैं। कुछ एक केसेस मैंने ऐसे किए कि जिसमें रात को 100 लोगों के साथ, 150 लोगों के साथ घेर लिया गया पूरे को पूरे टीम को, कि आपको जाने नहीं देंगे। और मतलब ये था कि पूरी की टीम की सुरक्षा और दूसरी सारी चीजें सवाल के घेरे में थी। संयोग ऐसा था कि जो जिस जगह मैं रेड कर रहा था, वहाँ का एसपी हमारा जूनियर कलीग था, और मैं उसी के घर रुका हुआ था। फिर कई बार ऐसे मौके आते हैं तुम्हारे पास, जब बड़ी आर पार की लड़ाई रहती है, जब रेड में रहते हो। तो मैं एक लंबे समय तक रहा हुआ हूँ इन सारे कार्यों से संलग्न। लेकिन उसमें जो चैलेंजेज होते हैं, वो अपने नर्व पे कंट्रोल का रहता है। आप वैसे सिचुएशंस में आ, जो है आपकी अपनी वास्तव में जो आपकी प्रत्युत्पन्नमति जिसको बोलते हैं, क्षमता, वो समझ में आती है कि आप किस तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। क्योंकि जब हमारा काम कई बार, चूंकि टैक्सेशन कभी भी आसान काम नहीं होता है। कई बार जो है, स्पेशली हमारे यहाँ जब मैं डीआरआई जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ रहा, उसमें स्मगलरों के पीछा करते हुए लोगों की जान भी गई है। हमारे सर्विसेज से लोगों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जैसे अवार्ड भी मिले हैं, जो जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है वैसे मौकों पे। तो ऐसी चीजों में एक निर्णय, एक छोटा सा निर्णय चीजों को इस डायरेक्शन या उस डायरेक्शन में लेके जा सकता है। तो जो इस तरीके के रेड वाले जो अनुभव हैं, उनमें अनुभव यही रहता है कि जो उस समय जब आदमी उस अनुभव से बाहर निकलता है तो सोचता है चलो अब एक नया चैप्टर शुरू हुआ। बट जान बची तो लाखों यद्यपि पाप। या यद्यपि नहीं, वो भी नहीं कहूंगा, यद्यपि हम नॉर्मली व्हाइट कलर क्राइम्स को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, बट स्मगलिंग वाले केसेस में कई बार ऐसे लोगों से भी साबका पड़ जाता है, जो डेड क्रिमिनल्स हैं, और यू हैव टू हैंडल दोज आल्सो। तो पुलिस के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेट करके भी आपको अपने कई सारे मिशंस
कंडक्ट करने होते हैं। हाँ, कई बार जो है आपको स्थानीय पुलिस की सेवा लेनी पड़ती है, यद्यपि हमारी अपनी यूनिफॉर्म सर्विस है। लेकिन वी आर स्पेशलाइज्ड इन टैक्सेशन जॉब, तो जहाँ पे लगता है आपको कि यहाँ पे कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो कानून में ही ये प्रावधान है कि हम उनकी सहायता मांग सकते हैं, और दे आर ऑब्लाइज टू प्रोवाइड द हेल्प। ये ऐसा जो एक्ट बनाया गया है, एक्ट में ही ये प्रोविजन रख दिया गया है कि आप वैसी सिचुएशंस में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की और लोकल पुलिस की सहायता ले सकते हैं। सर आईआरएस ऑफिसर की कभी अगर डेंजरस पोस्टिंग है या कभी इस तरह के डेंजरस मिशन पे जाना है, तो उन्हें सरकार की तरफ से सर्विस वेपन या ग्लॉक ऐसा कुछ इशू होता है या नहीं होता है कभी? हाँ 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 हाँ, होता है। वी हैव यूनिफॉर्म सर्विसेज में यही तो है, तुम्हारे पास सर्विस वेपन रहता है। वी ऑल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हैज गॉट इट अलॉटेड। हमारी एक अपनी आर्मरी भी होती है, उसमें वेपन्स जमा होते हैं। सो वी हैव द बेसिक सेटअप ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशंस। ये ये इंटरेस्टिंग बात है सर, क्योंकि कई लोगों को यूनिफॉर्म और वेपन का काफी चार्म होता है, तो जिस वजह से वो आईपीएस के। हाँ, मैंने कहा इसलिए कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है जहाँ पे जी, यदि आप इनिशियली यूनिफॉर्म सर्विस के तौर पे इन सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। डेफिनेटली सर। सर किस तरह के लोगों के साथ डेली जॉब में आप डील करते हैं? जैसे कि अगर हम आईएएस आईपीएस की बात करें, तो वो कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स जो है उनके साथ डेली बेसिस पे डील करते हैं, जनता के साथ। बट आईआरएस में क्या होता है कि एमएनसीज हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, किस तरह के डेमोग्राफी या लोगों के साथ हम डील कर रहे हैं? मोस्टली जो कस्टम्स एंड जीएसटी का जो बेस है, वो टैक्स पेयर्स का है। तो टैक्स पेयर्स का जो बेस रहेगा, वो कॉमन टैक्स पेयर का बेस इनकम टैक्स के पास है। जैसे इनकम टैक्स के एसएससी के तौर पे हम भी हैं, आप भी हैं। जो हमारा जो बेस रहेगा, वो या तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ रहेगा, या तो फिर वो सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ रहेगा। तो वो एक किसी न किसी बिजनेस में रहेगा। और वो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में रहेगा तो जीएसटी का टैक्स पेयर रहेगा। और यदि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में यदि रहेगा तो कस्टम्स का टैक्स पेयर रहेगा। तो हमारा जो तुम कह सकती हो कि जो साबका पड़ता है, वो कॉमन मैन से उस तरीके का नहीं पड़ता है। यद्यपि हमारे टैक्सेशन का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कॉमन मैन के ऊपर पड़ता है, लेकिन हम जिन लोगों को डील करते हैं, वो एक सिलेक्टेड सेट ऑफ पीपुल हैं। उसमें एमएनसीज भी आती हैं, उसमें छोटे बिजनेसमैन भी आते हैं, उसमें बड़े बिजनेसमैन भी आते हैं। तो हमारा वाइड स्पेक्ट्रम है, मतलब ये जो, और तुम समझो कि जो भी आदमी इनकम टैक्स के दायरे में आ रहा है, वो तो हमारा यदि वो एग्जेम्प्टेड सेक्टर में नहीं है, एग्रीकल्चर वगैरह में, तो वो हमारा एसएससी होता ही होता है। तो थोड़े मिडिल क्लास से और अपर क्लास लेवल के जो लोग हैं उनके साथ। हाँ 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 हाँ। सर आईआरएस कस्टम और आईटी में चूज करने में बच्चों को काफी डाउट रहता है, और मेरे को भी उन्होंने पूछा है ये। तो अगर आप थोड़ा सा समझा पाए कि क्या डिफरेंस है दोनों सर्विस में और किस तरह से चूज करना चाहिए। तो अगेन ये बड़ा ही सब्जेक्टिव एनालिसिस है। ऑब्जेक्टिवली इस पे बोलना, स्पेशली एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक सर्विस से जुड़ा हुआ है, तो उसको उसका पक्ष, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन अदर साइड वाली बात है। तो हो सकता है कि मैं यदि मैं अपने पक्ष में बोलूं, तो जो मेरे इनकम टैक्स के मित्र हैं वो बोले कि तुमने तो अपनी सर्विस को बढ़ा चढ़ा के कर दिया। देखो, सर्विसेज मैंने बताया दोनों सिस्टर डिपार्टमेंट्स हैं, और इक्वली गुड्स हैं। इक्वली गुड टू द एक्सटेंट कि हम ही लोग में से, जैसे मेरे एक रैंक आगे वाला इनकम टैक्स वाला रहेगा, मेरे एक रैंक पीछे वाला इनकम टैक्स वाला रहेगा। तो ये दोनों सर्विसेज पर्याप्त अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। हाँ, अब यदि चुनाव की बात है, तो लगभग व्यक्तिगत चुनाव है। यदि मान लीजिए, जैसा मैंने तुमको बताया कि यदि तुमको काम में विविधता चाहिए, जैसे तुमको नारकोटिक्स भी डील करना है, यूनिफॉर्म की सर्विस भी पहननी है, एयरपोर्ट को भी डील करना है, देन आवर सर्विसेज आर देयर। यदि तुमको चाहिए कि मेरे पास एक बहुत बड़ा टैक्स बेस रहे, जो कॉमन आदमी का भी टैक्स बेस हमारे पास रहे, तो वैसे केसेस में इनकम टैक्स इज ए बेटर सर्विस। सो टू व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज इम्पोर्टेंट। Both the services provide you the equal opportunity
टू डील विथ द इशू। पावर्स में भी दोनों की लगभग बराबर है, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पावर है जो उनके पास नहीं है, या उनके पास कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पावर है जो हमारे पास नहीं है। करियर प्रोग्रेशन और पोस्टिंग्स भी सिमिलर रहती है अर्बन एरियाज में हाँ, और लगभग लगभग लगभग। क्योंकि तो उनका ये। उनका जो है, उनका उनका असेसी बेस बड़ा है। जी। तो वो तो इसलिए उनका कार्डर हमसे बड़ा है। अच्छा। हमारा कार्डर उनसे छोटा है, ग्रुप ए ऑफिसर्स का। उनका कार्डर हमसे बड़ा है, बिकॉज उनके पास काम ज्यादा है। जी। रीसेंट ट्रेंड आया है सर, मैं खुद नोटिस कर रही हूँ पिछले 3-4 सालों में कि कस्टम्स को आईटी के पहले प्रेफर कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, जब रेफरेंस फिल कर रहे उस होते हैं। उस देखो, वो हमेशा थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है। जी। और वो परसेप्शन का थोड़ा सा ये होता है। बीच में जब जीएसटी आ रहा था तो लोगों के मन में आशंकाएं थी, तो उसके कारण से सर्विस थोड़ी नीचे गई होगी प्रेफरेंस में। ऐसा मेरा अनुमान है। मैं कह नहीं सकता कि इसमें से कितना सही है। बीच में अभी फेसलेस असेसमेंट इनकम टैक्स में आया है, तो थोड़ा सा लोगों के अप्रीहेंशन उसके कारण से हो सकती है कि पता नहीं उनके पास काम किस तरीके से रहेगा। तो ये इस तरीके के अप्रीहेंशंस रहते हैं, बट दोज आर मोस्टली मिथ। और चूंकि लेकिन ये होता है कि एक एस्पिरेंट के लिए वो काफी प्रभावी काम रहता है। बट जी। ब्रॉडली स्पीकिंग, दोनों सर्विसेज समान अपॉर्चुनिटी प्रोसेसिंग कि वो कभी वो आगे रहेंगे, कभी हम पीछे रहेंगे, कभी हम पीछे रहेंगे, कभी वो आगे रहेंगे। वो थोड़ा सा रहेगा आगे पीछे। सर आपका जैसे। सर्विसेज के चुनाव में मैं एस्पिरेंट्स को यही कहूंगा कि वो अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि को ज्यादा महत्व दें, बनिस्बत कि ये सोचने के लिए कि इनकम टैक्स में काम कम हो गया और जीएसटी में ज्यादा हो गया, या जीएसटी में कम हो गया और इनकम टैक्स में ज्यादा हो गया। सर आपका ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स का एक्सपीरियंस रहा है। अभी हाल ही में हम न्यूज में देख रहे हैं कि कोई भी जैसे अगर गोल्ड पकड़ा जाता है या इलीगल एक्सपोर्ट इंपोर्ट पकड़े जाते हैं, ड्रग्स पकड़े जाते हैं, तो वो न्यूज में काफी आ रहे हैं और फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी हाई है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि किसी ना किसी एयरपोर्ट पे कुछ पकड़ा जाता है। तो ऐसा है कि सिस्टम इम्प्रूव हुआ है, सिस्टम इवॉल्व हुआ है, या ये हमेशा से ऐसा ही था और अब मीडिया की वजह से न्यूज में ज्यादा आने लगा? नहीं, देखो, सिस्टम तो इम्प्रूव हुआ है, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। क्योंकि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट ने चीजों को हमारी पहुंच में लाया है, जो पहले मैनुअली संभव नहीं था। जिस तरीके का फुटफॉल बढ़ा है एयरपोर्ट्स पे, या जिस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ा है देश में, या फिर जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, तो चुनौतियां तो बढ़ी हैं। और उन चुनौतियों को हमने टेक्नोलॉजी के प्रॉपर लीवरेज के माध्यम से कंट्रोल किया है। जहां तक मीडिया की बात है, अब चूंकि अब मोबाइल का जमाना आ गया है। जी। यदि न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को देखो, तो मैं अपने यहाँ का सीबीआईसी का डिजिटल आर्काइव देखता हूँ। तो न्यूज पहले भी बनती थी, पहले भी लोग करते थे। बट अब जो है तुरंत दिख जाता है। अब जी। जैसे कोई भी चीज सेंसनलाइज हो जाती है कि तुरंत निगाह में आ जाती है। तो एक मिक्स फैक्टर है, लेकिन जरूर विजिबिलिटी डिपार्टमेंट की बढ़ी है। इसमें कोई दो मत नहीं है। जो काम देखो, एक एक चीज है ना, कि ये इम्पैक्ट क्रिएट करने का तरीका भी है। जी। क्योंकि यदि आप काम कर रहे हैं और किसी को पता नहीं है, तो हम्म। फिर जो लोग गलत काम में लगे हुए हैं, उनके लिए तो ये लगेगा कि मैं करके निकल जाऊंगा। यदि जी। हम कोई किसी को पकड़ते हैं और उसको उसका पर्याप्त प्रचार होता है, तो सामने वाले के मन में भी डर रहता है ना, कि भाई पकड़े जाएंगे। तो एक तरीके से इस तरीके के केसेस में नॉट इन, हाँ, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऑफिसर्स का नाम बीच में न लेके आए, ताकि हमारा काम भी हो जाए और ऑफिसर्स भी अपनी एनोनिमिटी बनाए रखें, काम प्रचारित करें, आदमी को प्रचारित ना करें। डेफिनेटली सर। सर जो हमारा आखिरी सेगमेंट है उसमें हमारे एस्पिरेंट्स की तरफ से सवाल है, तो अगर हम्म। आप अलाउ करें तो आई विल आस्क। और हाँ, ये हाँ। एस्पिरेंट्स वो है जो अभी एक्टिवली पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए इनको हम ट्वाइगर्स बुलाते हैं, ट्विंकल्स टाइगर्स।
ये हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे हैं, ये ख्याली पुलाव नहीं बना रहे हैं, ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और सबसे पहला सवाल है सर, एक फीमेल टाइगर है, उनका ये डाउट है कि आईपीएस चुने या आईआरएस, क्योंकि घर वालों को थोड़ी आशंका है कि आईपीएस में शायद सेफ्टी ना हो, आईआरएस में अर्बन पोस्टिंग है और थोड़ा रिलैक्स लाइफस्टाइल है। मैंने जैसा कि तुमको पूरी बातचीत में बताया जी। कि ये चुनाव वास्तव में ना तो फैमिली के दबाव में करो, हम्म। और ना तो दूसरे क्या कह रहे हैं, तुम अपने व्यक्तित्व का सही ढंग से एनालिसिस करो और तुम देखो। क्योंकि नौकरी तुम्हें करनी है, तुम्हारे माता पिता को नहीं करनी है। बाकी जीवन जो है, जो जीना है, वो तुमको जीना है। नॉट योर फ्रेंड्स हु आर एडवाइसिंग यू कि तुम ये ले लो या वो ले लो। तुम्हारे व्यक्तित्व को जो चीज सूट करती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाकी 30 साल यदि तुम सर्विस में आ जाती हो, 30-35 साल तुमको निकालने हैं, तुम्हें जी। लगता है कि पुलिसिंग का जॉब तुम्हारे नेचर के अनुकूल है, एकदम जाओ। तुम्हें लगता है कि नहीं, पुलिसिंग के जॉब में तुमको उतना मजा नहीं आता है, तो फिर वैसे केसेस में पुलिसिंग का जॉब जॉब केवल इसलिए कि उसमें यूनिफॉर्म है, चुनाव करने की जरूरत नहीं है। सर्विसेज में जिस तरीके का एक्सपोजर है, मैंने जैसा बताया, वो इनकम टैक्स और कस्टम्स में भी पर्याप्त है। और कहीं से जो इसको कहते हैं ना कि जॉब सेटिस्फेक्शन कहीं से कम नहीं है। तो जी। इसलिए वो चुनाव व्यक्तिगत अभिरुचि के अनुसार से, और हम्म। अभिरुचि से ज्यादा जो प्रवृत्ति कहते हैं, जो तुम्हारी अपनी इंस्टिंक्ट है, उसके हिसाब से करो। दैट इज माय ओपिनियन। एक जो सर मुझे लग रहा है, एक दो फीमेल टाइगर्स का और भी है, तो मुझे लगता है कि उनका एक अंडरलाइन डाउट ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि फैमिली को भी साथ साथ संभालना होगा, तो वो आईआरएस में डिसेंट है थोड़ा। हाँ, कंपेरेटिवली है। बिकॉज तुम देखो, पुलिसिंग जो है 24/7 जॉब है। जी बिल्कुल। और हमारे यहाँ कुछ एक जॉब को छोड़ दिया जाए, जैसे तुम इंटेलिजेंस में हो या इन्वेस्टिगेशन में हो, वो हमारे भी 24/7 हो जाते हैं। लेकिन उनको छोड़ दिया जाए तो जो तुम्हारा फील्ड का असेसमेंट है, फील्ड का ऑडिट है, या हेडक्वार्टर की पोस्टिंग्स है, वो तुम्हारी लाइफ को ऑफिस आवर्स में बांध के रखती हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें 24/7 हो तुम। तो ऐसे केसेस में एक हम लोग के टाइम में भी था, और वो अभी तक चला आ रहा है, कि लड़कियां जो 24/7 नहीं चाहती हैं। क्योंकि देखो, कुल मिला के यदि तुम्हारे अंदर अर्ज नहीं है कि नहीं तुमको पुलिसिंग करनी है, तो फैमिली बैलेंस के हिसाब से जो कहा जाए, अगेन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑल माय आईपीएस कलीग्स, फीमेल कलीग्स, हमारी अच्छी मित्र आईपीएस लोग हैं, एंड दे हैव, उन्होंने उनके व्यक्तिगत जीवन में मैं नहीं कहूंगा कि कहीं से हम लोगों से कम संतुष्ट हैं। बट ये अगेन फिर से व्यक्तिगत चुनाव हो जाता है तुम्हारा। लेकिन हाँ, जनरली यू हैव ए बेटर अपॉर्चुनिटी, नॉट ओनली इन आईआरएस, बट इसमें और ऑडिट अकाउंट सर्विस में है ये दोनों चीजें। इसलिए लड़कियों के प्रेफरेंस में इनकम टैक्स, ऑडिट अकाउंट, हमारी सर्विस कई बार आईपीएस से हायर ऊपर हो जाती प्रेफरेंस पे हैं, है। हायर हायर सर प्रेफरेंस में जाती हैं। बिल्कुल। सर जो हमारे तीसरे टाइगर हैं, उनका थोड़ा सा सिचुएशन वैसा है जैसा आपका था, कि उन्होंने 3 अटेम्प्ट दे दिए हैं, उनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो वो पूछना चाह रहे हैं कि प्लान बी की तरफ अगर वो सोचे तो क्या कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि उन्हें एक और अटेम्प्ट देना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा एक चीज आप जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बताना चाहूंगा। जी। मैंने हमेशा एक प्लान बी रखा। ठीक है। और प्लान बी इसलिए रखना जरूरी है कि चाहे आप कितनी शिद्दत और ईमानदारी से कोशिश करें, जी। आ, चूंकि कंपटीशन इस तरीके का होता है, हर समय अलग अलग रहता है। हमारे समय में अलग था, आपके समय में अलग है, जो हमसे 20 साल पहले आए थे उनका अलग था। लेकिन कंपटीशन का एक लेवल हमेशा रहता है। तो आपकी पूरी शिद्दत और ईमानदारी के बावजूद संभावनाएं तो रहती हैं कि हो सकता है आपका चुनाव ना हो। तो वैसी सिचुएशन में आप मानसिक रूप से परेशान ना हो, इसलिए आपको एक प्लान भी रखना चाहिए। ठीक मैंने भी है। एक प्लान भी रखा था। जी। मैंने एक प्लान भी ये रखा था कि मैंने 2 अटेम्प्ट जब नहीं हुआ, तो मैंने
कहा कि नहीं, अब मैं लेक्चरशिप की तरफ जाऊंगा। मैंने जीआरएफ दिया, और मैं सर्विस में आने से पहले ऑलरेडी एक जगह परमानेंट लेक्चरर हो गया था। सो अरे वाह। यू हैव टू बी यू हैव टू बी कीप ए प्लान बी विथ यू, बट एट द सेम टाइम, देखो मैं एक चीज बोलता हूँ। जब भी बच्चों से बात करता हूँ तो अपने बच्चों को मैं कन्विंस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बाप के तौर पे कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट एक्सपीरियंस को मैं बताता हूँ कि यदि आप ईमानदारी से लगे हुए हैं और निष्ठा से लगे हुए हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आपका नहीं होगा। आप लगे रहिए। आप ये मान के चलिए कि आपका होना ही होना है। मैं एक बहुत छोटी बात से तुमको बताऊं, इसको मैं किसी और चीज से नहीं जोड़ना चाहूंगा। जो भी श्रोता है उसको उसको अ, अ, जातीय चश्मे से ना देखें। जिस समय हम लोग आए थे उस समय मंडल का कमीशन लागू हुआ था। तो एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे, तो हमारे एक मित्र ने कहा कि अब तो एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं है, अब तो हम लोग का होगा नहीं। तो मैंने कहा कि देखिए भाई, ऐसा है कि यदि एक भी सीट रहेगी तो कोई किसी न किसी को तो मिलेगी। जी। तो उसने कहा कि वो तुम्हें ही मिलेगी, ऐसा तुम क्यों सोचते हो? तो मैंने कहा कि यदि मैं ऐसा नहीं सोचूंगा तो मैं एग्जाम क्यों दूंगा? तो बिल्कुल। आप यदि एक भी सीट किसी को मिलेगी तो वो किसी न किसी को तो मिलेगी। तो जी। इसीलिए आप ये मान के चलिए कि यदि आप इस एग्जाम को दे रहे हैं और अपना आत्मावलोकन ठीक से कर रहे हैं, तो तो वो सीट हमें मिल सौ के फीसदी तो रहेगी। नहीं, 99% मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप निकलेंगे। बट वो आपको डेफिनेटली सर। अपने आत्मावलोकन में ईमानदार होना होगा। डेफिनेटली। और यही सर आई थिंक हमारे ट्राइबर्स के लिए आखिरी एडवाइस भी रहेगी कि अपनी पूरी शिद्दत से मेहनत कीजिए। अगर एक भी सीट है तो मान के चलिए कि वो आपको मिलेगी। और बाकी फिर ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। अपनी तरफ से हम मेहनत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत एनरिचिंग सेशन रहा। आपने इतना डिटेल में सारी सर्विस के बारे में हमें बताया, सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व किए। थैंक यू वेरी मच सर। आखिरी में एक रिचुअल है सर, जैसे आप एक लेजेंड है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने नेटवर्क में से किन्हीं दो लेजेंड्स को अगर नॉमिनेट करें तो वो भी हमारे एस्पिरेंट्स को एनलाइटन कर सकते हैं। मैं तुमको व्यक्तिगत रूप से एक बार उन लोगों से बात करके, क्योंकि ठीक। जिन लोगों को मैं करना चाहूंगा, जी। अ, वो मैं उनसे एक बार राय लेना मुनासिब समझता हूँ। डेफिनेटली सर। मेरे लिए भी एक अच्छा अनुभव रहा। और मैं इस प्रक्रिया में अपने कॉलेज के मेंटर ग्रुप में, या फिर एनएससीएस के मेंटर ग्रुप में, या फिर दूसरे और मेंटर ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी। और मुझे लगता है कि और तो कुछ हम लोग कर नहीं पाते हैं, तो कम से कम हौसला बनाए रखने के लिए जहां तक हो सकता है बच्चों का हौसला बना हुआ रहे। थैंक यू और सो मच सर। देखो, सिविल सर्वेंट के तौर पे जो ये तुम्हारे 3 साल 4 साल 5 साल जो तैयारी के रहते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण साल होते हैं जीवन के। यस सर। इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि भटकाव कम रहे। क्योंकि उसके रास्ते बहुत सारे हैं, तुम्हारे पास भी हैं, हमारे हमारे पास भी थे।